देवाधिदेव महादेव ने कहा कि हे देवी, आज मैं कलयुग की मुख्य विशेषता बता रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनो। कलयुग में कर भला तो हो भला, यह स्थिति सदैव बनी रहेगी और जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलेगा उसे कठिनाइयों का सामना करना अवश्य पड़ेगा, लेकिन यह सुनिश्चित है कि उसकी कठिनाइयाँ उसके लिए उन्नति के नए मार्ग अवश्य प्रशस्त करेंगी। माता पार्वती ने कहा कि हे स्वामी, ऐसी कथा आप मुझे अवश्य सुनाएं जो जन कल्याणकारी हो। तब देवाधिदेव महादेव कहते हैं कि एक बार की बात है, एक प्राचीन राज्य में एक किसान का परिवार रहा करता था। उस किसान के परिवार में उसके 4 पुत्र थे, किसान और उसकी पत्नी। पुत्र बहुत देर में उत्पन्न हुए, इस वजह से पुत्र ज़्यादा लाडले हो गए थे। जब पुत्र ज़्यादा लाडले हो गए तो स्वाभाविक थी कि उनके अंदर विसंगतियों ने जन्म ले लिया। धीरे धीरे पुत्र बड़े होने लगे। पिता ने धन दे करके पुत्रों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया, जिसमें से जो बड़ा पुत्र था उसका कारोबार ठीक चलने लगा। अब बड़े पुत्र का कारोबार ठीक चलने लगा तो उसके मित्र भी बढ़ने लगे। साथ ही साथ परिवार के 2 अन्य भाई जो छोटे वाले थे वह भी बढ़े हुए व्यापार को देखकर उसकी तरफ दौड़ने लगे, मतलब उससे अत्यधिक प्रेम करने लगे। लेकिन एक भाई जो कि वास्तविकता से ही अपना सरोकार रखता था और उसने अपने पिताजी के द्वारा बताए गए मूल मंत्र कर भला तो हो भला को अपना सिद्धांत बना लिया। मित्रों, बचपन से ही वह किसी भी व्यक्ति की चापलूसी नहीं करता था, किसी भी व्यक्ति की वह बहुत ज़्यादा अवहेलना भी नहीं करता था, लेकिन सत्यता के लिए वह लड़ जाता था और लोगों को यही पसंद नहीं आता था कि वह सत्यता के लिए क्यों लड़ जाता है। समय के अनुरूप परिवर्तन होना आवश्यक होता है, लेकिन यह व्यक्ति, एक भाई था उनका जिसका नाम मोहन था, वह कभी भी परिस्थितियों से झुकता नहीं था बल्कि उनसे टकराता रहता था। समय बदलता चला गया, किसान की मृत्यु हो गई। किसान की मृत्यु होने के बाद अब 3 भाई, सोहन, श्याम और सुंदर, ये तीनों एक तरफ रह करके अपनी पिता की जो परंपरा थी उसको आगे बढ़ा रहे। उनकी ख्याति भी बढ़ रही थी क्योंकि उनके पास धनागमन का अच्छा साधन था। दूसरी ओर मोहन के पास वह कोई भी स्थिति नहीं थी, वह कठिन परिश्रम करता था लेकिन फिर भी उसके पास धन कम ही आ पाता था। समय बदलता जा रहा था, धीरे धीरे स्थिति ऐसी होने लगी कि जो समाज में विसंगतियां घटित होती थीं उनके खिलाफ, जहां वह तीनों भाई, जो सोहन, श्याम सुंदर, ये सब एक तरफ होकर के अपनी बात को उसी तरह से रखते थे जैसा लोग चाहते थे, लेकिन मोहन उनके विपरीत सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करता था और सही बात ही कहता था। सही बात कड़वी भी होती थी क्योंकि असत्य अक्सर वही करता है जिसको समर्थन प्राप्त होता है, और जिसको समर्थन नहीं प्राप्त होता है, कमज़ोर होता है, गरीब होता है, वह कभी भी असत्य का दामन नहीं थामता है। मित्रों, समय के साथ साथ
स्थितियां बदलने लगी। जहां उन 3 भाइयों की अच्छी स्थिति समाज में थी, वह धीरे धीरे करके कमज़ोर होने लगी और मोहन की स्थिति धीरे धीरे करके बढ़िया होने लगी। ये नहीं था कि वो जमींदार हो गया था, लेकिन ये था कि कमाने खाने वह लगा था। और दूसरी तरफ उन 3 भाइयों में से जो सोहन था, उसका व्यापार घटने लगा। घटते घटते ऐसी स्थिति आई कि उसका व्यापार चौपट हो गया। अब ऐसी स्थिति में चूँकि श्याम और सुंदर तो कुछ कमाते नहीं थे, तो वह अपने भाई जो उनकी विचारधारा का था, उसकी मदद करने के लिए हर समय तत्पर रहते थे। स्थितियां बदलती गईं। अब उन्होंने देखा कि गरीब लोग मोहन के साथ अक्सर जुड़ाव रखते हैं, जबकि समाज के जो अमीर लोग हैं वह उससे दूरी बनाकर रहते हैं। वह केवल दिखावे की ही उसकी चापलूसी करते थे और उसके अतिरिक्त वह उससे सदैव दूरी बनाते थे, उसके खिलाफ सदैव षड्यंत्र रचा करते थे। लेकिन जो गरीब वर्ग था वह उसके साथ जुड़ा रहता था और दिल से उसकी मदद करता था। स्थितियां कब परिवर्तित हो जाती हैं ये किसी को भी पता नहीं होता है। स्थितियां परिवर्तित होने लगीं। समय जितना आगे बढ़ा, क्योंकि गलत निर्णय तीनों भाइयों के द्वारा लिए जा रहे थे, इसलिए समाज में उनकी साख गिरती चली गई। अब चूंकि मोहन की साख समाज में बढ़ रही थी, तो इस साख की वृद्धि से उन्हें दिक्कत हो रही थी। और दिक्कत भी क्यों ना हो, क्योंकि कल तक जो लोग आकर के उनको प्रणाम किया करते थे, उनसे राय लिया करते थे, उनके पास बैठकर समय दिया करते थे, आज वह उन्हें समय नहीं दे रहे थे, बल्कि वह समय मोहन को दे रहे थे। मोहन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन व्यक्ति उसके पास आकर बैठता है, बात करता है। वह तो बस इसमें विश्वास रखता था कि जब व्यक्ति को विशेष ज़रूरत पड़ेगी तो भले ही वह मेरा शत्रु ही क्यों न हो, मैं उसकी मदद अवश्य करूँगा। और जब उसे मेरी आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात उसके पास कोई न कोई सहारा होगा, तो उसके पीछे जाकर के हम दिखावा नहीं करेंगे। लोग उसकी इस भावना को धीरे धीरे करके समझने लगे। और जब व्यक्ति समझ जाता है कि सामने वाला मन से सही है, तो उसके प्रति व्यक्ति का जो स्नेह होता है, सहानुभूति होती है, लगाव होता है, वह बढ़ने लगता है। अब मोहन के प्रति भी लोगों का धीरे धीरे लगाव बढ़ने लगा। ऐसी स्थिति में दौर षड्यंत्रों का आरंभ हो गया, क्योंकि यह जो उसकी उन्नति थी, समाज में उसकी स्थिति थी, यह सोहन और श्याम सुंदर को पसंद नहीं आती थी। तब उन तीनों ने बैठ कर के योजना बनाई कि किस तरह से इसकी समाज में जो स्थिति बनती जा रही है उसको बिगाड़ा जाए। तो तीनों ने बैठ कर के सोचा कि यह लोगों की मदद कर देता है। जिससे भी बात करते हैं वो कहता है कि जब हमें ज़रूरत होती है तब यह हर तरह से हमारी मदद करते हैं। तो इसका मतलब है लोगों की मदद करने से हमें भी फ़ायदा होगा। लेकिन मोहन तो निस्वार्थ भाव से मदद करता था, अब वह स्वार्थ भाव से मदद करना आरंभ करने लगे। दिखावे के लिए लोगों के ऊपर कुछ धन भी खर्च करने लगे। धन खर्च करने से उनकी स्थिति और कमज़ोर होती चली गई। लेकिन दूसरी तरफ मोहन की स्थिति मजबूत होती जा रही थी। वह अपनी जो उपज होती थी या जो भी उसकी वार्षिक आय होती थी, उसका ढेर सारा पैसा अक्सर लोगों में ही खर्च कर दिया करता था। और वह भी इस तरह नहीं खर्च करता था कि तुमको इतने दिए हैं, तुमको इतने दिए हैं, तुम हमको वापस करना। वह जब किसी व्यक्ति को अत्यंत आवश्यकता होती थी तो चुपचाप पैसे दे देता था, कोई जान भी नहीं पाता था। मित्रों, उसकी ख्याति कम नहीं हो रही थी, लोग उससे जुड़ते जा रहे थे, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही थी। इससे परेशान होकर के
उस समय के जो जमींदार थे, उस जमींदार के द्वारा लोगों को कर्ज दिया जाता था और उनकी ज़मीनें हड़प ली जाती थीं। अब स्थिति बदली, क्योंकि भाई ही हजम नहीं हो रहा है जब भाइयों को, तो दूसरे की बात ही क्या है। ये सोचते हुए सोहन ने अपने दोनों भाइयों से विचार किया कि क्यों ना इसको कर्ज के बोझ से दबवा दिया जाए, और एक बार अगर ये जमींदार के कर्ज के बोझ से दब गया तो ये दोबारा कभी निकल नहीं पाएगा, क्योंकि जमींदार तो केवल और केवल जमीन लेकर के ही व्यक्ति को छोड़ता है। तीनों ने प्रसन्नतापूर्वक सहमति दर्ज कराई और सोहन जा कर के जमींदार से मिला और जमींदार से बोला कि हे जमींदार, तुम इस क्षेत्र के मुख्य व्यक्ति हो और फिर भी तुम्हारे पास इस क्षेत्र की मुख्य भूमि नहीं है। कुछ ऐसी भूमि है जो तुम्हारे पास न हो करके दूसरे व्यक्ति के पास है। तो जमींदार ने कहा, ऐसी कौन सी जमीन है जो मेरे पास नहीं है, दूसरे व्यक्ति के पास है? तब सोहन ने कहा कि मेरे भाई मोहन के पास ऐसी जमीन है जो बहुत अच्छी फसल उत्पन्न करती है और वह उस फसल से ढेर पैसा कमाता है और उस पैसे में से कुछ दिखावे के लिए लोगों को चुपके से दे देता है। इसकी वजह से उसकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही है। तो जमींदार ने पूछा, लेकिन वह तो तुम्हारा भाई है और तुम अपने भाई के खिलाफ ऐसा कैसे कर सकते हो? तब सोहन ने कहा, भाई होगा वह अलग बात है, भाई तो ईश्वर ने बना दिया, मेरे भाई बनने योग्य ही वह नहीं है, क्योंकि वह दिखावा करता है और उसका दिखावा मुझे पसंद नहीं आता है। तब जमींदार समझ गया कि सोहन के हृदय के अंदर इसके प्रति द्वेष उत्पन्न हो चुका है, ईर्ष्या उत्पन्न हो चुकी है और वह इसकी प्रतिष्ठा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तब जमींदार ने कहा कि लेकिन उसकी अपनी ज़मीन है, उस ज़मीन को हम कैसे हथिया सकते हैं? तब सोहन ने कहा, इसमें क्या दिक्कत है, आप उसके पास किसी ऐसे व्यक्ति को भेजिए जिसे वह जानता ना हो, वह बुजुर्ग हो और वह जाए उसके आगे गिड़गिड़ाए कि उसे अपनी बेटी की शादी करनी थी और इसी दिन उसकी चोरी हो गई और चोरी होने की वजह से अब उसके पास इतना धन नहीं बचा है कि वह अपनी बेटी की शादी कर सके, और या तो वह उसके पास से धन मिल जाएगा तो वह शादी कर लेगा और अगर नहीं मिल जाएगा तो वह अपनी आत्महत्या कर लेगा, और वह ऐसा स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि मोहन का ये स्वभाव नहीं है कि वो ये स्वीकार कर ले कि दूसरा व्यक्ति हमारे दरवाजे से जाने के बाद आत्महत्या कर ले और हम उसकी मदद न कर सकें। जमींदार ने कहा, यार सोहन, वाह, तुम तो बहुत ही दिमागदार व्यक्ति हो, मैं नहीं समझता था कि तुम इतने बुद्धिमान हो। तुम्हारे द्वारा जो योजना बनाई गई है वह वास्तव में सफल होने वाली योजना है, और इस व्यक्ति से तो मैं भी अंदर ही अंदर नाराज रहता हूँ, क्योंकि यह समाज में भी हमारी प्रतिष्ठा को भी कम करता जा रहा है। साथ ही साथ अगर यह धनवान हो जाएगा तो यह कल हमारी बराबरी करने लगेगा। तब सोहन ने कहा, जमींदार साहब, इसी वजह से तो हम तुम्हारे पास आए हैं कि यह कल अगर तुम्हारी बराबरी करने लगेगा तब फिर स्थिति क्या होगी। फिर मत कहना मुझसे, यही एक अवसर है, किसी भी तरह से अगर इसे फंसा सको तो फंसा दो। जमींदार ने कहा, सोहन, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? तुमने आकर के मुझे जो योजना बताई है वह वास्तव में तुम्हारे लिए भी लाभकारी है और अन्य सभी लोगों के लिए भी लाभकारी है। जब ऐसी बात सुनकर, इतनी प्रशंसा जमींदार से सुनकर, सोहन तो गदगद हो गया, क्योंकि उसकी योजना कार्य करने लगी थी। वह वहाँ से तुरंत ही वापस चला आया। जमींदार ने दूसरी तरफ अपने ही एक नौकर को तैयार किया, और चूँकि सोहन जानता था कि मोहन के पास जब वो आएगा तो स्वाभाविक है मोहन उसको मदद जरूर उसकी करेगा। तब सोहन आकर के मोहन से कहता है कि भाई, फसल तो इस बार भी तुम्हारी बहुत अच्छी होने वाली है। तो मोहन ने कहा, हाँ भैया, फसल तो सही होने वाली है,
और देखो ईश्वर ने चाहा तो अच्छी फसल हो जाएगी। कि तभी जमींदार के द्वारा भेजा गया वह व्यक्ति आता है और आकर के मोहन के सामने रोने लगता है और कहता है कि मोहन भैया, मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है। मैं जानता हूँ कि तुम दिखावे के लिए नहीं बल्कि हृदय से लोगों की मदद करते हो, और आज मेरे सामने भी एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। मैंने लड़की का विवाह तय किया था जिसकी कि कल बारात आने वाली है, लेकिन आज रात मेरे घर में चोरी हो गई है और मेरा सारा धन वहाँ से गायब कर दिया है उन लोगों ने। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं लुट चुका हूं, बर्बाद हो चुका हूं। राजा के पास भी गया था और राजा ने भी मेरी कोई मदद नहीं की है। तब मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि हम जैसे तुच्छ लोगों की राजा और जमींदार मदद नहीं कर सकते। तो मोहन ने कहा कि लेकिन बेटी की शादी के लिए तो ढेर सारे धन की आवश्यकता होगी, और इतना सारा धन तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि अभी तक तो मेरी फसल भी तैयार नहीं हुई है। तब वह कहता है कि तो कोई बात नहीं, अगर आप भी हमें वापस लौटा देंगे तो मैं यहाँ से घर नहीं जाऊँगा, रास्ते में ही आत्महत्या कर लूँगा। जब आत्महत्या की बात आती है तो तभी भी पीछे से सोहन बोलता है, भाई अरे वह आत्महत्या करने जा रहा है, विकल्प तो हो सकता है। तो मोहन ने मुड़कर के सोहन की तरफ देखते हुए कहा, कैसे विकल्प हो सकता है, कहाँ से इतना धन आएगा? तब सोहन कहता है कि क्यों ना हम दोनों चलें और जमींदार से मिलें। जमींदार से मेरी पहचान है, जान पहचान है, मैं उससे कह दूंगा तो वह आपको धन जरूर दे देगा। ऐसी बात जब मोहन के सामने आती है तो मोहन तुरंत ही तैयार हो जाता है और वह सोहन से कहता है, बहुत सही काम किया, अगर तुम नहीं होते तो आज इस बुजुर्ग व्यक्ति की किसी भी तरफ से हमारे द्वारा मदद नहीं हो सकती थी। ठीक है बाबा, आप 2 मिनट यहाँ रुकिए, मैं अभी जमींदार के यहाँ से होकर के वापस आ रहा हूँ और मैं आपको शादी करने के लिए कुछ धन जरूर दूंगा। ऐसा कहते हुए वह तुरंत ही सोहन के साथ जमींदार के पास जाता है। जब जमींदार के पास पहुंचता है, क्योंकि जमींदार तो पहले से ही योजना के बारे में जानता था, क्योंकि वह तो उसमें सम्मिलित ही था, अतः जमींदार मोहन को देखते ही कहता है, अरे मोहन भैया, हमारे यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तभी सोहन कहता है कि मोहन भैया, कुछ धन के कारण आपके पास आए हैं कि कुछ धन आपसे मिल जाए। तो मोहन ने कहा कि हाँ जमींदार साहब, हम चाहते हैं कि कुछ पैसा आप हमको दे दें जिससे कि हमारा काम चल जाए, और अभी 1 महीने के बाद हमारी फसल पककर तैयार हो जाएगी, ज्यों ही कटेगी मैं आपका सारा धन चुका दूंगा। जमींदार तो पहले से ही तैयार था, उसने कहा क्यों नहीं, क्यों नहीं, आप इतने अच्छे व्यक्ति हैं और आपकी मदद नहीं करेंगे तो किसकी मदद करेंगे? ऐसा कहते हुए उसने तुरंत ही 2 लाख रुपए उसके हाथ में रख दिया। 2 लाख रुपया लेकर के मोहन वापस आया और अपने घर आकर के उस बुजुर्ग व्यक्ति को वह 2 लाख रुपए दे दिए और कहा कि बाबा जाइए, आप आत्महत्या मत करिए, अपनी बेटी की शादी करिए जा कर के। बूढ़े व्यक्ति ने दिखावे का धन्यवाद किया और वहाँ से वह पुनः जमींदार के पास पहुँच गया। जब जमींदार के पास पहुँचा तो जमींदार से बोला, लीजिए जमींदार साहब, आपका धन भी वापस आ गया और आपकी योजना भी सफल रही। जमींदार उस बुढ़े से धन लेने के बाद अत्यंत ही प्रसन्न था और वह मन ही मन कह रहा था कि वाह, भाई हो तो सोहन जैसे, जो अपने ही भाई को निपटाने के लिए कि इस स्थिति तक जा सकते हैं। खैर जो भी हो, उसने मेरा तो काम कर दिया है। समय बीतता गया। 1 महीने के बाद मोहन की फसल पककर तैयार हो गई। जब मोहन की फसल पककर तैयार हो गई तो मोहन फसल को कटवा करके मंडी ले गया और वहाँ से बेच करके वापस आया और आकर के जितना भी पैसा 2 लाख रुपया लिया था जमींदार से, वह एक थैली में भरकर वह जमींदार के पास पहुँचा और जमींदार से बोला, जमींदार साहब, आपने जितना पैसा मुझे दिया था
उतना पैसा इस थैली में है, आप ये पैसा अपना ले लीजिए। तभी जमींदार सुनक कर बोला, जितना पैसा दिया था उतना पैसे का क्या मतलब? उतना तो हमारा मूल ही था, और ब्याज कौन देगा? हमारा बाप देगा या तुम्हारा बाप देगा? तो मोहन के तो होश उड़ गए। उसने कहा, जमींदार साहब, ब्याज की तो हमसे बात ही नहीं हुई थी, और मैं नहीं जानता था कि आज आप ब्याज पर दे रहे हैं। अगर ब्याज पर देते तो मैं क्यों लेता आपका पैसा? तो जमींदार ने कहा, नहीं, मेरे ऊपर तो भूत सवार था तुम्हें पैसा देने का। जब पैसा दिया था तो किसी न किसी लाभ के कारण ही तो दिया होगा। जब इस तरह से कहा तो मोहन ने कहा, जमींदार साहब, वैसे बात तो नहीं हुई थी ब्याज की, लेकिन फिर भी आप बताइए आपका ब्याज कितना हुआ? तब ब्याज बताया, 1 महीने में ही 2 लाख रुपए और बना दिए उस जमींदार ने। जब 2 लाख रुपए और बना दिए तो इतना ब्याज सुनकर मोहन आग बबूला हो गया, और उसने कहा, ये कौन सा ढंग है? ये कैसा ब्याज है? कितना ब्याज हो गया? जितना मूलधन था 1 महीने के बाद ही उतना ही ब्याज हो गया। तब जमींदार ने कहा, सुनिए मोहन जी, यहाँ पर आंखें दिखाकर और ऊंची आवाज में बात मत करना। ये जमींदार की हवेली है, हिसाब से रहना, और या तो मेरा पैसा दे जाओ ब्याज सहित, वरना तुम्हारी जमीन पर मेरा अधिकार हो गया। अब सोहन कर भी क्या सकता था? कुछ उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तब सोहन ने कहा कि ये बात ठीक नहीं है, मेरे साथ धोखा किया जा रहा है। तो जमींदार ने कहा, क्यों ना अपने भाई सोहन को बुला लो, सोहन तो तुम्हारा भाई है। और उसके सामने बात हुई थी। तो मोहन ने कहा, हाँ बिल्कुल, सोहन हमारा भाई है, उसको बुला लीजिए, वह जरूर बताएगा जो बात हुई थी। तुरंत ही सोहन को बुलाया जाता है, और सोहन तो तैयार ही बैठा था वहाँ जमींदार के यहाँ पहुँचने के लिए। सोहन ने तुरंत ही कहा कि क्या बात है जमींदार साहब? तो जमींदार ने कहा कि ये ब्याज तो दे नहीं रहे हैं। तो सोहन ने कहा, अरे भाई, ब्याज क्यों नहीं दे रहे हो? ब्याज तो देना ही पड़ेगा, और तुम दिखावे का जो ये लोगों की मदद करते थे, ये मैं पहले से ही जानता था कि तुम बहुत ही दुष्ट प्रकृति के लोग हो। पूरे गांव के अंदर कोई ये नहीं कह सकता कि तुम अच्छे हो, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से ये गरीब कीड़े मकोड़े तुम्हारी मदद कहते हैं कि हमारी मदद कर रहे हैं, वो तुम्हारे साथ बने रहते हैं। जब ये स्थिति मोहन के सामने वहाँ उत्पन्न हुई, अब वो क्या बोल सकता था? लेकिन फिर भी उसने कहा कि ये गलत हो रहा है हमारे साथ धोखा किया जा रहा है, हम महाराज के पास जाएंगे। जमींदार ने कहा कि तुम्हारी जो ज़मीन है वो आज से मेरी हुई, जब तक पूरा पैसा नहीं अदा करोगे तब तक ज़मीन पर तुम्हारा कब्जा नहीं, मेरा कब्जा हो जाएगा। अब मोहन के पास कोई विकल्प नहीं था। वो वहाँ से निकला और सीधे महाराज के पास पहुँचा, जो उस राज्य के राजा थे। उनके पास पहुँचा और राजा के दरबार में जाकर के राजा को सारी घटना से अवगत कराया। तो राजा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात से अत्यंत दुखी हूँ, तुम्हारे साथ जो दुर्घटना हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी दूसरा पक्ष सुनना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए जमींदार और सोहन दोनों को बुला लिया जाए। तो भाई जमींदार और सोहन दोनों को जब बुलाया गया तो जमींदार ने बताया, कहा आप हमारी बात नहीं मानते हैं तो महाराज आप इनके ही भाई सोहन से पूछ लीजिए। सोहन ने कहा, महाराज जमींदार सही कह रहे हैं, ये हमारा ही भाई है, ये बहुत ही दुष्ट प्रकृति का है। हम 2 भाई और भी हैं हमारे, हम 3 भाई हैं जो एक तरह के हैं, जो किसी का भी एक भी पैसा नहीं लेते हैं। ये बहुत हरामखोर है, ये तो इसकी तो कुछ कहने ही नहीं, ये तुरंत ही बात बदल जाता है। जब ऐसी बात सामने आई तो महाराज ने कहा कि मोहन तुम गलत कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा ही भाई तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है। तो मोहन ने कहा, महाराज ये सब समय का फेर है, अब जो भी आप न्याय करेंगे वह न्याय मुझे स्वीकार है। तो महाराज ने कहा कि तुम्हारी ज़मीन पर जमींदार का अधिकार हो गया। लेकिन इसी बीच जमींदार बड़ी ही चालाकी से बोला कि महाराज कोई बात नहीं, ये मोहन भी तो हमारे ही क्षेत्र का निवासी है, हमारा अपना है, इसकी ज़मीन हमारे पास आ गई है तो ये करेगा भी बेचारा क्या, और कहाँ से हमारा धन अदा करेगा कि अपनी ज़मीन छुड़ा पाएगा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप घोषणा कर दें
कि मेरी ज़मीन का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, वह इसे दे दिया जाए, यह उसको बीज बो करके सही करके अपनी स्थिति को चलाएगा, अपने परिवार को चलाएगा। मुझे इस पर अत्यंत ही तरस आता है। महाराज ने भी तुरंत ही कहा कि इस जैसे व्यक्ति को भी तुम जमीन का टुकड़ा दे रहे हो? जमींदार ने कहा, अरे महाराज, अब कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्षेत्र का मामला है। मोहन जमींदार और सोहन की आंखों में जो कुटिलता थी उसको देख रहा था, लेकिन एक भी शब्द उसके मुख से नहीं निकल रहा था। वह तुरंत ही राजा ने घोषणा कर दी कि वह टुकड़ा मोहन को दे दिया गया है और आज से मोहन का उस टुकड़े पर अधिकार है और मोहन की ज़मीन पर जमींदार का अधिकार है। मित्रों, वहाँ से मोहन, उसका भाई सोहन और जमींदार सभी वापस आ जाते हैं। अब जमींदार और सोहन तो अत्यंत ही प्रसन्न थे, क्योंकि उन्होंने तो उसको रोड पर ही ला दिया था, भिखारी ही बना दिया था। अब उसके पास था भी क्या? जब उस टुकड़े को जोतने की स्थिति बनी, जब घर पहुंचा मोहन, तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है? तो उसने बताया, हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है और जमींदार ने हमसे हमारी ज़मीन हड़प ली है और मुझे बदले में एक छोटा सा बंजर भूमि का टुकड़ा दिया गया है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम पूरा जीवन लोगों की भलाई करते रहे, उसके यही परिणाम निकले हैं, अब तो लगता है भला करने ही वाला नहीं है। तब मोहन ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, परेशान न हो, ये सत्य है कि अगर भला करोगे तो भला ही होगा। अब अगले दिन से हम उसी पर खेती करेंगे, जो कुछ होगा उसी से अपनी जीविकोपार्जन करेंगे, अपनी जीविका चलाएंगे। खैर, अगले दिन मोहन जाता है उसी बंजर भूमि में, भूमि को देखने की कैसी भूमि है, कुछ जमेगा भी या नहीं जमेगा। जब वह वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर झाड़ियाँ होती हैं और झाड़ियों में दो सैनिक छुपे हुए बैठे होते हैं और वह आपस में बात कर रहे होते हैं कि देखिए, आज रात कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, आज ही रात राजा की हत्या कर देनी है। तो दूसरा सैनिक कहता है, कैसे कर पाओगे, वहाँ तो इतना बड़ा पहरा रहता है। तो वह कहता है, तुम इसकी चिंता मत करो, हमारे साथ राजा का मंत्री मिला हुआ है, वो रात के समय में भी मुख्य दरवाज़ा खुला हुआ रखेगा और हम लोग अंदर पहुँचेंगे और आज ही रात राजा की हत्या कर देंगे। मित्रों, जो ही ये बात सुनता है मोहन, तो मोहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह कर भी क्या सकता था, मूक दर्शक बना खड़ा था। लेकिन तुरंत ही उसके मन में विचार आता है कि इससे तो राजा की हत्या हो जाएगी और राजा की हत्या को हम बचा सकते हैं, क्योंकि मैंने उसके राज को जान लिया है। तो वह तुरंत ही दौड़ता हुआ राजमहल की ओर जाता है और राजमहल जब पहुंचता है तो वहां पर उसे राजा का लड़का दिखाई देता है, राजकुमार। तो वह राजकुमार के पास जाकर के राजकुमार को सारी बात बताता है, जो स्थिति है कि आज रात में राजा का कत्ल कर दिया जाना है। तो राजकुमार कहता है कि चलो तुम ही महाराज के सामने चल करके ये बात बता दो। तो वहाँ जाने के लिए मोहन तैयार नहीं होता। जब मोहन वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं होता है तो राजकुमार कहता है कि नहीं, तुम चलो, वहाँ ढेर सारा इनाम तुम्हें मिलेगा इस सूचना के लिए। मोहन कुछ नहीं बोलता है और तुरंत ही वापस उन्हीं कदमों पर अपने खेत की ओर चल देता है। इधर राजकुमार जाता है और वह अपने पिता को इस बात से अवगत कराता है। राजा सतर्क हो जाते हैं। इधर मोहन आता है और उसी बंजर भूमि में जुताई करने के लिए अगले दिन की प्रतीक्षा करता है कि अगले दिन वो जाएगा और उस बंजर भूमि में जुताई करके बुआई करेगा। लेकिन उसी रात्रि में राजा के ऊपर हमला होता है, लेकिन राजा पहले से ही सतर्क था। वो दोनों ही हमलावर पकड़ लिए जाते हैं और पकड़ने के बाद पता चलता है कि राजा का मंत्री ही राजा को मरवा कर वहाँ का राजा बनना चाहता था। मित्रों, जब ये इस तरह यह घटना राजमहल में घटित हो रही थी, दूसरी तरफ अगले दिन प्रातःकाल मोहन अपना हल लेकर के उस बंजर भूमि में पहुंचता है और उस बंजर भूमि की जुताई करने लगता है। जुताई करते करते एकाएक उसका हल एक कठोर वस्तु से टकरा जाता है
तब वह वहाँ की खुदाई करता है और खुदाई करने पर उसे एक बड़ा सा संदूक मिलता है और उस संदूक के अंदर सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात के भरा हुआ वो बक्सा मिल जाता है। वह उसे देख करके अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाता है। खैर वह धीरे धीरे उस बक्से को उठा करके अपने घर ले आता है और जब अपने घर लेकर के आता है तो अपनी पत्नी को बताता है कि देखिए हमारे पास से सब कुछ छीन लिया गया था, लेकिन फिर भी ईश्वर ने मुझे इतना धन दे दिया कि जितनी मेरी ज़मीन थी उससे हज़ारों गुना ज़्यादा हम ज़मीन खरीद सकते हैं। पत्नी भी जब उसको देखती है उस बक्से के अंदर हीरे सोने जवाहरात को, तो वह कहती है कि वाह, तुम सही कहा करते थे, कर भला तो हो भला। आपका सब कुछ छिन गया लेकिन आपने भलाई का मार्ग नहीं छोड़ा, इस वजह से आज ईश्वर ने आपको सब कुछ दे दिया है। मित्रों, जहाँ ये दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे, वहीं मोहन का भाई सोहन पास में ही खड़ा होकर के उनकी ये बातें सुन रहा था। और जब उसने सुना कि इतना ढेर सारा धन इनके पास आ गया है, तो उसने बाहर से उचक करके जब देखा तो उसे वो बक्सा दिखाई दिया और उस संदूक के अंदर इतना सारा धन देख करके वह और भी परेशान हो गया। मित्रों, वो कहावत नहीं होती है कि जलने वाले से कभी भी लड़ना नहीं चाहिए। तुम थोड़ी सी ज़्यादा उन्नति कर लो, वो स्वाभाविक मर जाएगा। स्थिति बदलती गई। अब सोहन को रात में ही नींद नहीं आ रही थी। वह तुरंत ही भागता हुआ जमींदार के पास पहुंचा और जमींदार से बोला, है जमींदार, तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ इस धरती पर कोई नहीं है। तुमने वह बंजर भूमि उसे दे दी जिस बंजर भूमि के अंदर इतना बड़ा बक्सा संदूक था, जिस संदूक के अंदर हीरे मोती सोने चांदी जवाहरात सब भरा हुआ था, और वो तो इतना माला माल हो गया कि तुम जैसे जमींदारों को भी वो खरीद सकता है। ज्यों ही जमींदार ने ये बात सुनी, कही क्या बोल रहे हो? तो उसने कहा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मैं अपनी आंखों से देख करके आया हूँ। जमींदार ने कहा, चलिए तुरंत चलते हैं अभी मोहन के यहाँ। और वो तुरंत ही मोहन के पास आ गए। ज्यों ही वो मोहन के घर पर आए, त्यों ही चिल्लाते हुए बोले, है मोहन तो चोर है, बेईमान है, और हमारे खेत से जो बक्सा निकला है, जो संदूक निकला है सोने चांदी से भरा हुआ, वो संदूक मुझे वापस कर, और उसको तू क्यों ले आया है? वो तो मेरी संपत्ति है। जब इस तरह से जमींदार और सोहन को बोलते हुए सुना मोहन ने, तो मोहन आग बबूला हो गया और उसने कहा कि वह जमीन अब तुम्हारी नहीं रही, वह जमीन स्वयं महाराज ने मेरे नाम की है। जब आपने मेरी जमीन अपने नाम करा ली थी, तब आपने नहीं सोचा था, ईश्वर ने मुझे दिया है, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। जब ये बात मोहन के द्वारा कही गई तो जमींदार और सोहन दोनों ही अवाक थे। वो तो जानते थे कि अभी हम इस बक्से को छीन लेंगे, लेकिन वो नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने कहा हम इसकी शिकायत महाराज से करेंगे। और वह तुरंत ही महाराज के दरबार में पहुंचे और उन्होंने कहा कि हे महाराज, जो उस दिन फैसला हुआ था जिसमें मैंने भूमि का छोटा सा टुकड़ा उसको दे दिया था, उसने अपने खेत से एक संदूक निकाला है जिसमें सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात सब भरे हुए हैं, और चूंकि आपने कहा था कि उसका खेत मेरा हो गया है, तो इस वजह से उस संदूक पर मेरा अधिकार है, लेकिन वो मुझे दे नहीं रहा है और वो बेईमानी कर रहा है, और ना मानो तो सोहन से पूछ लो। सोहन ने कहा, हाँ महाराज बिल्कुल सही कहते हैं, वो भले ही मेरा भाई है लेकिन इतना दुष्ट है कि उसकी दुष्टता को कह नहीं सकते हैं। आप गांव में किसी से भी पूछवा लें, उससे बड़ा दुष्ट कोई है ही नहीं, आज तक पैदा ही नहीं हुआ। जब इस तरह की बातें महाराज ने सुनी तो उन्होंने तुरंत ही मोहन को बुलवाया, और जब मोहन वहाँ पहुँचा तो मोहन ने बताया कि महाराज ये बॉक्स उस खेत से मिला है जो बंजर भूमि आपने जमींदार की मेरे नाम की थी उससे निकला है, और मेरा खेत तो जमींदार के पास है जिसमें फसलें खड़ी हुई हैं। अगर उसकी फसलें उजड़ चुकी हों तो हम ये संदूक उनको वापस कर देंगे। महाराज ने तुरंत ही सैनिकों को भेज करके उनके खेतों का निरीक्षण कराया, तो पता चला कि जो बंजर भूमि जमींदार की मोहन को दी गई थी, उसी भूमि में संदूक के निकलने का गड्ढा बना हुआ है। तब महाराज ने कहा कि बात तो इसकी सही है मोहन की, लेकिन फिर भी जमींदार कह रहे हैं कि तभी राजा का वो पुत्र राजकुमार वहां आता है, और वहां आकर के वह जब मोहन को देखता है तो वह अवाक रह जाता है, और वह तुरंत ही महाराज के पास जाकर के उनके कान में कहता है कि महाराज यही तो वह व्यक्ति है जो मोहन है, यही वह व्यक्ति है, इसने ही
सूचना दे करके आपके प्राण बचाए हैं। अगर ये सूचना नहीं देता तो आपकी हत्या की जा सकती थी आज की ही रात, और आज आप उसके ऊपर इस तरह का जो झूठा इल्जाम लग रहा है उसमें आप भी अपनी सहभागिता दर्ज करा रहे हैं। ज्यों ही राजा को ये पता चला तो राजा ने कहा कि नहीं, ऐसा कैसे संभव हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, मैं अपनी जान के लिए इतना ढेर सारा धन देने वाला था और ये उसको लेने नहीं आया, ये कैसे हो सकता है। तब राजकुमार ने कहा, महाराज ये बहुत ही स्वाभिमानी है और यह दूसरों की दी हुई वस्तु इतनी जल्द लेता नहीं है जब तक कि ये मेहनत नहीं करता है। जब ऐसी स्थितियां राजा के सामने आईं तो राजा ने कहा, तो यही व्यक्ति है। तो मोहन ने कहा, जी महाराज। तब महाराज ने कहा, मेरी आंखें खुल गई हैं, मैंने भी इसके साथ बहुत अन्याय किया है और आज मैं इसके साथ पूर्ण न्याय करूंगा। अभी इस जमींदार और इसके भाई सोहन की गर्दनें धड़ से अलग कर दूंगा। ज्यों ही ये बात महाराज ने कही और हाथ में तलवार निकाल कर आगे बढ़े, त्यों ही मोहन महाराज के आगे झुककर बोला, महाराज मेरी एक प्रार्थना है। तो महाराज ने कहा, बोलो मोहन, क्या तुम्हारी प्रार्थना है। तो मोहन ने कहा कि हे महाराज, आप इन्हें क्षमा कर दें, ये जमींदार भी मेरे ही क्षेत्र का है और साथ ही साथ ये दूसरा मेरा भाई है, या जैसा भी है लेकिन मेरा भाई है। तो महाराज ने कहा, तुम्हारे साथ इतना बड़ा छल किया गया, तुम्हें उठा करके जमीन पर पटक दिया गया, तुम्हारे पास से सब कुछ छीन लिया गया, तुम्हारे हाथ में कटोरा थमा दिया इन लोगों ने, लेकिन फिर भी तुम इनकी मदद करना चाहते हो, ऐसा कैसे कर सकते हो। तब मोहन ने कहा, महाराज मेरे पिताजी ने हम चारों भाइयों को एक ही पाठ पढ़ाया था और उन्होंने कहा था, कर भला तो हो भला। मैंने वह वाक्य अपने लिए ब्रह्मवाक्य मान लिया और मैं उसी पर चल रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि जब मैं दूसरों की भलाई करूँगा तो मेरी भी भलाई होगी, और इनके साथ ये करने का मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन यह इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यदि इस भाई ने मेरे इस जमींदार का साथ देकर के मेरी ज़मीन न हड़पवाई होती तो आप इस जमींदार का वो छोटा सा टुकड़ा मुझे बंजर भूमि नहीं देते, और अगर वो बंजर भूमि का टुकड़ा मुझे न मिला होता तो मैं उन सैनिकों की बात नहीं सुन सकता था जिन सैनिकों के द्वारा आपकी हत्या करने का षड्यंत्र रचा जा रहा था, और ये इनकी ही देन है, इसकी वजह से आज आप जीवित हैं। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं कुछ अपने राजा के लिए कर सका। राजा उसकी इस स्थिति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं धन्य हूँ कि मेरे राज्य में तुम जैसे लोग निवास करते हैं जो भलाई करते हैं और उसको भूल जाते हैं, कभी भी किसी से ऐसी उम्मीद नहीं करते हैं कि वह उनके साथ भी भलाई करे। लेकिन फिर भी अगर मैं इन दोनों को छोड़ दूंगा तो ये दोनों आपको कभी न कभी नुकसान अवश्य पहुंचाएंगे, और यदि यह तुम्हें नुकसान नहीं भी पहुंचाते हैं तो यह हमारे राज्य के किसी अन्य नागरिक को जरूर चोट पहुंचाएंगे, उनका बुरा जरूर करेंगे, इसलिए इन्हें दंड देना अत्यंत आवश्यक है। तब वह मोहन फिर से कहता है कि महाराज, मैं अन्य जगह इनके द्वारा किए गए अपराध के बारे में तो मैं आपको अपना वचन नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर इनके द्वारा किए गए अपराध के लिए आप इन्हें क्षमा कर दें, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। राजा ने प्रसन्न होते हुए ढेर सारा इनाम मोहन को दिया और उन्हें वहाँ से विदा किया, और साथ ही साथ जमींदार से मोहन की जो जमीन जमींदार के द्वारा हड़प ली गई थी उसे भी वापस कराई, और उन दोनों को बेइज्जत करते हुए अपने राज दरबार से बाहर कर दिया। मित्रों, यह स्थिति परिवार में कलयुग में अक्सर देखने को मिलेगी। ऐसा भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, इस स्थिति से निपटना व्यक्ति के लिए आवश्यक है, लेकिन यदि वह अपने जीवन में कुछ मूल मंत्र बना लेता है, जैसे इसमें उस मोहन के द्वारा कर भला तो हो भला का जो मंत्र बनाया गया, ऐसे ही जब मंत्र अपने जीवन का उद्देश्य बना लेता है तो उसका भला ही होता है। मित्रों, ये कहानी आज यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगले दिन
एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरह की कहानी सुननी है। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मित्रों।